कृपया मुझे चुन लीजिए। रायल, वो महान योद्धा जिसने डेविल रेनफॉरेस्ट से बिना किसी चोट के बाहर निकलकर इतिहास बनाया था, अचानक इस नई दुनिया में आ गया और अब सरकार उसे जबरदस्ती शादी के लिए पत्नी चुनने को कह रही थी। जल्दी करो और फैसला लो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है? मुझे ऐसे घूरने की हिम्मत मत करना। क्या तुम विरोध करना चाहते हो? ठीक है, आज तुम्हें दो पत्नियां चुननी होंगी, वरना मेरी तलवार फैसला करेगी। डैक्सिया साम्राज्य में वर्षों की लड़ाइयों ने पुरुषों की संख्या बहुत कम कर दी थी। इसलिए सरकार ने एक नया नियम बनाया था जिसमें गरीब और बदनाम हो चुके कुलीन परिवारों की महिलाओं को अविवाहित पुरुषों के साथ शादी के लिए भेजा जाता था, ताकि जनसंख्या बढ़े और ज्यादा कर वसूला जा सके। कृपया मुझे चुन लीजिए। अगर किसी ने मुझे नहीं चुना तो मुझे मनोरंजन घरों में भेज दिया जाएगा और उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। सोवा, सुंदरता रेटिंग 89%, भरोसा स्तर 10%, इनाम मिला, रहने की जगह और स्टोरेज स्पेस अनलॉक। रायल हैरान था। सरकार से मिली ये पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसे इनाम भी मिल रहे थे। उसने फैसला कर लिया, ये पहली होगी, लेकिन नियम के अनुसार उसे दूसरी पत्नी भी चुननी थी। तभी उसकी नजर ब्रिन पर पड़ी। शायद ये अधिकारी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। आखिर रायल ने उसका क्या बिगाड़ा था? या फिर समस्या ये थी कि रायल जरूरत से ज्यादा आकर्षक था? ब्रिन, सुंदरता रेटिंग 91%, भरोसा स्तर 20%, इनाम मिला, शुरुआती शिकार कौशल और जानवरों को वश में करने की क्षमता। कोई खतरा नहीं, पूरा फायदा। ये दूसरी होगी, अधिकारी ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारी पसंद काफी शानदार है। टैक्स जमा करने की तारीख तक सिर्फ आधा महीना बचा है। यहाँ लोगों की गिनती के हिसाब से कर लिया जाता है, इसलिए कमी मत होने देना, वरना कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अब अंदर जाओ। दिन के उजाले में दोनों महिलाएं उसके घर आ गईं। घर बिल्कुल खाली था। दोनों महिलाओं ने पश्चिम वाले कमरे को अपना लिया और रायल पीछे वाले पहाड़ की तरफ शिकार करने निकल गया। ये साधारण धनुष उसकी पुरानी दुनिया वाली बंदूक जैसा नहीं था, लेकिन काम चल सकता था। उसने एक ही तीर से पेड़ की डाल पर बैठे शिकार को गिरा दिया। ऐसी सटीकता अगर सेना में दिखाता तो कम से कम बड़ा कमांडर बन चुका होता। उसने दोनों से कहा, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। स्टोरेज स्पेस की ताकत सच में कमाल थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जेड, रायल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी कोई रस्सी या सहारा दो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। रायल ने उसे ऊपर खींच लिया। ठंड बहुत ज्यादा थी। तुम इस पहाड़ पर अकेली क्या कर रही थी? मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है और दवा खरीदने के लिए भी कुछ नहीं बचा। घर का अनाज टैक्स के लिए बचाना जरूरी था, इसलिए मैं जड़ी बूटियां ढूंढने आई थी, लेकिन किस्मत खराब थी और यहाँ फंस गई। रायल ने देखा कि जेड के पास खास कौशल थे, शिकार, इलाज और लोहार बनाने की कला। ये लड़की तो चलती फिरती खजाने जैसी थी। जेड ने पूछा, क्या तुम शिकार करने जा रहे हो? क्या मैं साथ आ सकती हूँ? मैं मजबूत हूँ, तुम्हारा सामान उठा सकती हूँ, बस मुझे 10% हिस्सा दे देना। मुझे अपनी माँ के लिए अच्छा खाना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। रायल सोचने लगा कि अगर वो साथ आई तो खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरेज क्षमता का राज खुल सकता था। उसने अपना कपड़ा निकालकर कहा, इसे पहन लो और घर चली जाओ। अगर मुझे कुछ मिला तो तुम्हारे घर भेज दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास बारिश से बचने का कपड़ा नहीं है, तुम ठंड से जम जाओगे। मेरे पास मोटा कोट है। ये कपड़ा बर्फ के लिए है और अभी बर्फ आने वाली नहीं है। अब खड़ी मत रहो, घर जाओ। रायल, बहुत धन्यवाद। तुमने आधे दिन में इतना सब कैसे कर लिया? बस किस्मत अच्छी थी। नदी का एक हिस्सा अभी जमा नहीं था, वहां जानवर पानी पीने आते हैं। आज रात चिकन बनाएंगे, लेकिन हमें खाना बनाना नहीं आता। चिंता मत करो, मैं सीख लूंगा। मुझे कढ़ाई, बुनाई और खेती आती है, मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनूंगी। एक कुलीन लड़की जिसने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, अब खाना बनाने की बात कर रही थी। रायल ने सोचा ये भी शायद कोई खास इनाम देगा। तभी नया कौशल मिला, भट्टी बनाने की कला। अब वो खुद ईंटें बना सकता था और एक मजबूत घर तैयार कर सकता था। अब इस जर्जर मिट्टी की झोपड़ी में ज्यादा दिन रहना मुश्किल था। घर की हालत सुधारने से पहले सबसे बड़ी समस्या थी टैक्स। अनाज जमा करने की तारीख में सिर्फ 15 दिन बचे थे। हर व्यक्ति को 100 पाउंड अनाज देना था और उनके 3 लोगों के परिवार पर कुल 300 पाउंड का कर था, लेकिन उनके पास बचा था सिर्फ 50 पाउंड अनाज। इसलिए रायल को आने वाले दिनों में लगातार शिकार करना होगा और मांस बेचकर शहर से अनाज खरीदना पड़ेगा। 300 पाउंड भी काफी नहीं थे, क्योंकि खबर थी कि इस साल सरकार ने नापने का तरीका बदल दिया था। टैक्स की तराजू में 1 पाउंड अनाज सिर्फ आधा ही माना जा रहा था। इसका मतलब उन्हें कम से कम 375 पाउंड अनाज चाहिए होगा, वरना अधिकारी उन्हें परेशान करेंगे। इन भ्रष्ट अधिकारियों की हिम्मत तो देखो। बाजार में अनाज की कीमत 30 सिक्के प्रति पाउंड थी और मांस लगभग 100 सिक्के प्रति पाउंड बिकता था। नुकसान और बाकी खर्च छोड़कर रायल को कम से कम 200 पाउंड मांस का इंतजाम करना होगा। आगे का रास्ता आसान नहीं था। रात को सोवा ने सोचा, आज मैं तैयार हूं। रायल ने कहा, मेरे इतना काफी है। मेरा नियम है कि जो खाना बनाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा। अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। सोवा ने सोचा, यह आदमी हम दोनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। अगर उसे हमारी जरूरत नहीं होगी तो क्या होगा? ब्रिन ने कहा, चिंता मत करो, वो अच्छा इंसान है और काफी ताकतवर भी है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ऐसा पति मिला।
तभी रायल वहां आया। जेड, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मांस लेकर आया हूँ। मैंने कल वादा किया था। तुम्हारी माँ कैसी है? माँ जी, मैं आपको देखने आया हूँ। जेड, बाद में आपके लिए गर्म सूप बनाएगी। मैं शहर जा रहा हूँ, शायद वहां से कोई दवा या जड़ी बूटी मिल जाए। रायल, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? स्कैब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा। इतनी बड़ी बात क्या है? मैं बस थोड़ा सा मांस ले रहा था। रायल ने गुस्से में कहा। चोरी कर रहे हो और ऊपर से ऐसे बात कर रहे हो? स्कैब बोला। तूने मुझे धक्का दिया? याद रख, मैं ये चाकू तेरी पीठ में घोंप कर निकाल सकता हूँ। रायल ने कहा। सालों से तुमने इनसे अनाज छीना है, पैसे लूटे हैं और अब मेरे घर से चोरी करने आए हो? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? स्कैब चिल्लाया। जो चीज मुझे चाहिए वो मेरी है, मर जा। लेकिन अगले ही पल रायल ने उसे जमीन पर पटक दिया। स्कैब दर्द से चिल्लाया, आह, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी कमर टूट रही है। रायल ने कहा, जितना अनाज तुमने जबरदस्ती लिया है और जितने सिक्के चुराए हैं, ब्याज के साथ कुल 1000 सिक्के बनते हैं। कल मेरे घर लेकर आना, अगली बार मैं इतना नरम नहीं रहूंगा। जेड ने भावुक होकर कहा। धन्यवाद रायल, वो कई सालों से हमें परेशान कर रहा था। हम दोनों अकेली थी, हमारा कोई सहारा नहीं था। रायल ने कहा, तुम्हें अपने आंगन की दीवारों पर कांटे लगाने चाहिए ताकि कोई आसानी से अंदर ना सके, वरना वो फिर से चढ़कर आ सकता है। ये सुरक्षित नहीं है। जेड ने कहा, समझ गई, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। कुछ समय बाद रायल बाजार की तरफ गया। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो मीठी बातें कर रहा था। अरे साहब, जरा रुकिए, आप इस घर के मालिक लगते हैं। आपके चलने का अंदाज किसी बड़े आदमी जैसा है। रायल ने कहा, मैं नहीं, मैं तो बस यहाँ का प्रबंधक हूँ। सामने वाले ने कहा, ओह, तो आप ही इस जगह के मैनेजर हैं? आपकी चाल देखकर तो मुझे लगा आप खुद मालिक होंगे। माफ कीजिए, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। उसने जवाब दिया, मेरा नाम जेड थेरॉन है। तुम काफी समझदार हो और बातों में भी तेज हो। बताओ क्या काम है? रायल कहा, कुछ दिन पहले मैं पहाड़ पर शिकार करने गया था और किस्मत से एक हिरन पकड़ लिया। क्या आपके मालिक का घर इसे खरीदना चाहेगा? थेरॉन ने मांस देखा और कहा, ये तो अच्छा माल है, इसकी क्या कीमत चाहते हो? रायल बोला, ये कोई साधारण मांस नहीं है, इसे पकाने पर शानदार स्वाद आता है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 150 सिक्के प्रति पाउंड है। यहाँ करीब 40 पाउंड मांस है। मैं इसे 5000 सिक्कों में दूंगा। थेरॉन ने कहा, बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 4000 दूंगा। रायल मुस्कुराया और बोला, अगर सच में खरीदना है तो मैं इसे 7000 सिक्कों से कम में नहीं दूंगा। थेरॉन ने कहा, तुम मेरे साथ सौदा कर रहे हो या मजाक? 5000 सिक्कों की चीज को 7000 में बेच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है थेरॉन बेवकूफ है? रायल ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये चीज तुम्हें व्यक्तिगत रूप से 5000 में बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मालिक का घर इसके लिए 7000 देगा। तुम 7000 सिक्के निकाल कर मुझे दे दो, हिरन तुम्हारा हो जाएगा और बचे हुए 2000 तुम्हारा कमीशन समझ लो। बताओ, सौदा मंजूर है? पैसा ऐसी चीज है जो नामुमकिन काम भी करवा देता है, और ये बात कभी पुरानी नहीं होती। थेरॉन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लो 5000 सिक्के। हिरन अब मेरा है, बाकी 2000 सिक्कों का हिसाब पहले ही हो चुका है। रायल ने कहा, थेरॉन, ये कल पकड़े हुए कुछ खरगोश हैं, आपके लिए छोटा सा तोहफा समझो, आगे भी बहुत व्यापार होगा। थेरॉन ने कहा, तुम खेल समझते हो बच्चे, तुम्हारा भविष्य अच्छा है। धन्यवाद थेरॉन, मुझे थोड़ा पुराना अनाज भी खरीदना है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। दुकान में पहुंचकर रायल ने देखा कि नया और पुराना अनाज मिलाया जा रहा था। उसने दुकानदार से पूछा, मालिक, तुम पुराने अनाज को नए अनाज के साथ क्यों मिला रहे हो? नया अनाज कहाँ है? दुकानदार बोला, यही सब बचा हुआ माल है, लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। लेकिन नए अनाज की कीमत लेकर ऐसा मिलावटी माल बेचना सही नहीं है। दुकानदार गुस्से में बोला, अगर खरीदना नहीं है तो निकल जाओ। इस साल मौसम बहुत खराब था, ठंड और सूखे की वजह से फसल कम हुई है। शुक्र करो कि कुछ अनाज तो मिल रहा है, ज्यादा शिकायत की तो बाहर निकलो। कभी पीछे से आवाज आई, अरे अरे, देखो कौन आया है, दुनिया कितनी छोटी है। अनाज की दुकान पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या घर का खाना खत्म हो गया क्या? टैक्स भरने में बस आधा महीना बचा है ना? रायल ने कहा। अधिकारी, ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, एक भी दाना कम नहीं होगा। अधिकारी बोला, अभी भी जुबान उतनी ही तेज है, लगता है पिछली बार की सजा से कुछ सीखा नहीं। फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, मुझे खबर मिली है कि यह आदमी दुश्मन देश का जासूस है और हमारे इलाके में सेना की जानकारी लेने आया है। इसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाओ। सैनिक बोले, जी सर, इसे पकड़ो। रायल ने कहा, तुम बार बार मुझे जासूस कह रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? अधिकारी हंसते हुए बोला, मेरा शब्द ही सबूत है। ये किसान लोग बहुत ज्यादा खेती करते करते अपना दिमाग खो देते हैं, मेरे सामने सबूत मांग रहा है, इसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। रायल बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जेल कहाँ है? क्या मैं रात के खाने तक पहुंच जाऊंगा? अधिकारी हैरान होकर बोला, तुम क्या चाल चल रहे हो? रायल ने कहा, अगर मैं जेल चला गया तो मुझे अनाज टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब तुम्हारे बड़े अधिकारी पूछेंगे तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जासूस नहीं हूं, तब जो 375 पाउंड अनाज कम पड़ेगा, क्या वो तुम्हारी जेब से जाएगा? अधिकारी चुप हो गया, फिर बोला, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, हाथ छोड़ रहा हूं, अब यहां से निकलो। रायल ने सोचा,
बड़े से बड़ा दुश्मन हराया जा सकता है, लेकिन छोटे चालबाज कभी हार नहीं मानते। सितंबर आने से पहले ड्रैक्स से निपटना होगा। घर वापस आकर रायल ने दोनों को 2 रजाइयां दी। उसने कहा, जब समय मिलेगा तो मैं घर की मरम्मत कर दूंगा। मुझे पता है यहाँ की हालत अच्छी नहीं है, तुम्हें ऐसी जगह रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सोआ ने पूछा। रायल, क्या तुम हमसे खुश नहीं हो? ये बात कहाँ से आ गई? हम दोनों दुनिया को समझते हैं, इसलिए साफ साफ बोलो। अगर तुम सच में हमें नहीं चाहते या कोई और परेशानी है तो हम चली जाएंगी। तुम अधिकारियों से कह देना कि हम भाग गई, चाहे तो हम अपराधी बन जाएं, लेकिन यहाँ बोझ बनकर नहीं रहेंगी। रायल ने कहा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, इससे ज्यादा मैं और क्या चाह सकता हूँ? लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज अनाज का टैक्स है, और सच्चा रिश्ता हर पल साथ रहने से साबित नहीं होता। हमारे पास आगे बहुत समय है। क्या ये सच में सिर्फ एक साधारण किसान गांव है? रायल को नया कौशल मिला। नाइट विजन अनलॉक हो चुका था और उसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ सकती थी। ये तो बहुत बड़ा फायदा था। लगता है थोड़ी मीठी बातें करने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब चाहे कोई कितना भी छिपे, बच नहीं सकता। उसे अल्टीमेट जानवरों को वश में करने की क्षमता भी मिल गई। ये शक्ति उम्मीद से भी ज्यादा शानदार थी। तभी उसे खजाने के नक्शे का एक टुकड़ा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इस नक्शे को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह छिपाया था। रायल ने टुकड़े को ध्यान से याद किया और फिर उसे नष्ट कर दिया। तभी कोई बोला, रायल, मैंने सुना है तुम शिकार करने लगे हो। बहुत समय हो गया है, घर में मांस नहीं आया, सोचा तुमसे थोड़ा मांग लूं। रायल ने कहा, कोई समस्या नहीं। जब बड़े भाई खुद मांग रहे हैं तो सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा, लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। बाजार के हिसाब से 2 पाउंड का हिसाब कर लेना। बड़े भाई, क्या आप ड्रैक्स नाम के अधिकारी को जानते हैं? आज शहर में उसने मुझे लगभग जेल भिजवा दिया था। बड़े भाई ने कहा, ड्रैक्स? ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, वो होंगटू काउंटी के मजिस्ट्रेट वॉल्डेस का भतीजा है। वॉल्डेस ऊपर से बहुत ईमानदार दिखता है, लेकिन अपने लोगों को बचाने में पीछे नहीं हटता। दोनों से दूरी बनाकर रखना। रायल ने सोचा, वॉल्डेस और ड्रैक्स दोनों सरकार के अंदर हैं, मतलब एक स्थानीय गुंडे के पीछे सरकारी ताकत भी है। मामला अब और उलझ गया है। ब्रिन ने कहा, अब बता सकती हूँ। रायल कोई बाहरी आदमी नहीं है। मैं और सिल्फ बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों पहले राजकुमार के पक्ष में थे, लेकिन दूसरे राजकुमार ने 10 साल से ज्यादा इंतजार किया और फिर बहुत बेरहमी से सत्ता छीन ली। हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और हम यहां तक आ गए। रायल समझ गया कि कभी कभी राजा और योद्धा भी हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलत पक्ष चुना था। दूसरा राजकुमार सच में निर्दयी था। ब्रिन ने कहा, आज रात मुझे रायल के साथ रहने दो। अब जब हम उसकी पत्नियां हैं तो रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से किसी अपराधी को छिपाने के आरोप में फंसे। क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं होगा। पति के साथ उसका रास्ता भी अपना पड़ता है। अगर रायल ने हमें नहीं बचाया होता तो हमारी जिंदगी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। रायल ने कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद रायल मांस बेचने के लिए काउंटी शहर गया। वहां से लौटते हुए कुछ लोग उसे रोकने की योजना बना रहे थे। एक बोला, उसने इतना बड़ा जंगली सुअर मारा है, शायद हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा बोला, देखो उसका शरीर कितना मजबूत है, बॉस, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। अगर इसके पीछे कोई और लोग हुए तो? उनका नेता बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये बस किस्मत और अच्छे हथियारों की वजह से सफल हुआ है। अभी ये बाजार जा रहा है और इसके पास कोई हथियार नहीं हुआ। रास्ते में हमला करेंगे और सारा मांस ले लेंगे। तभी रायल ने उन्हें देख लिया। उसने कहा, मुझे लूटना चाहते हो? सही समय चुना है। अब खुद परेशानी ढूंढी है तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। सभी ने उस पर रस्सी डालने की कोशिश की। नेता बोला, इसे पकड़ो, मारो और मांस ले लो। रायल मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं शुआंग शुई गांव वापस नहीं जा पाऊंगा? मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 100 तरीके हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शुक्र मनाओ कि तुम आज वाले रायल से मिले हो, पुराने वाले से नहीं। पुराने हिसाब के लिए तुम्हारी 10 जिंदगियां भी कम पड़ती। बाद में रायल थेरॉन के पास पहुंचा। उसने कहा, 100 पाउंड जंगली सुअर के मांस के बदले मैं 15,000 सिक्के दूंगा। थेरॉन ने कहा, आप तो बहुत उदार हैं। रायल ने कहा, आपकी मेहरबानी के लिए ये 3,000 सिक्के वापस रखिए, इसे आपकी मेहनत की फीस समझिए। थेरॉन मुस्कुराया और बोला, अब इसे कहते हैं असली व्यापार। बेजर का मांस बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तुम्हें इसके 6,000 सिक्के दूंगा। पूरा पैसा रखो। जब दोनों तरफ फायदा होता है तो व्यापार लगातार चलता रहता है। धन्यवाद थेरॉन। वैसे तुमने पहले पुराने अनाज के बारे में पूछा था, क्या वो टैक्स के लिए चाहिए? रायल ने कहा, हाँ, घर में 3 लोगों का खर्च है, इसलिए जरूरत ज्यादा है। थेरॉन बोला, आजकल पुराना अनाज मिलना आसान नहीं है। सरकार ने इसकी सप्लाई पर कड़ा नियंत्रण कर रखा है, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है। तुम सिवाई अनाज की दुकान पर जाना और मेरा नाम लेना। थेरॉन का नाम काफी होगा। रायल ने कहा, समझ गया। धन्यवाद थेरॉन। बाजार में एक आदमी आवाज लगा रहा था, आइए देखिए, सिर्फ 10,000 सिक्कों में एक को घर ले जाइए। ये सब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, इन्हें अनाज टैक्स नहीं देना पड़ता। मौका मत गंवाइए।
तभी एक औरत बोली, साहब जल्दी मत जाइए, एक नज़र देख लीजिए, पूरा दिन खड़ी हूँ लेकिन एक भी बिक्री नहीं हुई, मैं आपको कम कीमत में दे दूंगी। रायल ने सोचा, क्या मैं ऐसा आदमी दिखता हूँ जिसके पास 10,000 सिक्के हों? तभी सिस्टम ने बताया, भरोसा स्तर 0, पहली मुलाकात और पहले ही कोई प्रभाव नहीं, कोई इनाम भी नहीं मिला। लेकिन उसने सोचा, चलो इसे एक अच्छा काम समझ लेते हैं। उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? व्यापारी बोला, साहब आपकी पसंद अच्छी है, इसका नाम वेस्पर है, आज बिक्री नहीं हुई इसलिए आधी कीमत कर देता हूँ, सिर्फ 5,000 सिक्के। रायल ने पूछा, क्या खाना बनाना आता है? अगर आता है तो मेरे साथ चलो। सिस्टम ने दिखाया कि उसकी मदद करने के बाद भी भरोसा स्तर कम हो गया। व्यापारी बोला, पैसा पहले सामान बाद में, एक बार सौदा हुआ तो वापस नहीं होगा। लड़के, तुम्हारे हाथ एक अनमोल चीज लगी है, तुमने बड़ा फायदा कर लिया, अब जाओ। रायल सीधा दुकान के मालिक से मिल पहुंचा। उसने कहा, मैं थेरॉन के कहने पर आया हूँ। मालिक ने पूछा, कितना अनाज चाहिए? रायल बोला, 400 पाउंड। दुकानदार बोला, मात्रा ज्यादा नहीं है लेकिन कीमत सुनकर हैरान हो जाओगे, 45 सिक्के प्रति पाउंड। 400 पाउंड यानी 18,000 सिक्के या 18 चांदी के सिक्के। रायल ने कहा, थेरॉन ने तो 40 सिक्के बताए थे। दुकानदार बोला, वो 3 दिन पहले की कीमत थी, मेरी गलती है कि मैंने थेरॉन को नई कीमत नहीं बताई, लेकिन क्योंकि तुम उसके भेजे हुए हो इसलिए साफ बता देता हूँ। 3 दिन पहले बिंगजो सेना ने पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुराना अनाज खरीदना शुरू कर दिया। अब पुराना अनाज बहुत कम बचा है। कुछ व्यापारी नए अनाज को पुराने में मिलाकर बेच रहे हैं और कुछ तो पूरा नया अनाज बताकर बेच रहे हैं। लेकिन मेरी दुकान ईमानदारी से काम करती है, 45 सिक्के सबके लिए सही कीमत है। रायल बोला, ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मैं अभी 200 पाउंड ले जाता हूँ और बाकी 200 पाउंड के लिए जमा राशि छोड़ देता हूँ, 3 दिन बाद आकर बाकी ले जाऊंगा। दुकानदार बोला, ठीक है, बस 10 चांदी के सिक्के जमा कर दो। फिर रायल वेस्पर की तरफ देखकर बोला, अब तुम मेरे साथ चलोगी, तुम्हारा काम होगा घर के बाहरी काम और मेहनत वाले काम करना। वेस्पर हैरान होकर बोली, मैं? रायल बोला, हाँ तुम, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं खरीदा है, काम करना होगा। सिस्टम ने बताया, भरोसा स्तर 15 अंक नीचे चला गया। वेस्पर गुस्से में बोली, जब तुमने मुझे बांध रखा है तो मैं मदद कैसे करूंगी? रायल ने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की को संघर्ष करते देखना भी अलग ही अनुभव है, इसमें हिम्मत तो है। घर पहुंचने के बाद ब्रिन ने पूछा, रायल ये कौन है? रायल ने कहा, रास्ते में लोगों की बिक्री लगी थी, शिकार के लिए मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसे ले आया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, वेस्पर। ब्रिन ने पूछा, आज गांव में कुछ हुआ क्या? वेस्पर ने कहा, हाँ, एक अजीब बात हुई। करीब 10 अधिकारी गांव में आए थे और हर घर में जाकर पूछ रहे थे कि क्या 11 साल पहले कोई आदमी यहाँ 2 छोटी बच्चियों के साथ आया था। इतने साल पुराने मामले को अचानक क्यों खोदा जा रहा है, यही समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वॉल्डिस इतने सालों से काउंटी मजिस्ट्रेट है, क्या वो किसी को ढूंढ रहा है? क्या ये हमसे जुड़ा हुआ है? रायल ने कहा, ज्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, पहले बताओ, क्या तुम पत्ता गोभी के साथ ब्रेज्ड पसलियां बना सकती हो? जाकर खाना बनाना शुरू करो। वेस्पर ने पूछा, रसोई कहाँ है? रायल ने कहा, बाहर निकलो और दाईं तरफ मुड़ जाना। 2 छोटी बच्चियों के साथ एक आदमी 11 साल पहले, क्या वो हमें ढूंढ रहे हैं? क्या उन्होंने हमें खोज लिया? क्या वो आदमी हमारा पिता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ब्रिन घबराकर आई और बोली, रायल, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रायल ने कहा, शांत हो जाओ, शुरुआत से बताओ क्या हुआ। ब्रिन बोली, बड़े भाई पर पास के जियोजा गांव के लोगों ने हमला कर दिया है, वो बहुत गुस्से में हैं और तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें छिपना चाहिए। रायल ने पूछा, जियोजा गांव वाले मेरे पीछे क्यों आएंगे? क्या मैंने उनके इलाके में जाकर शिकार किया और जंगली सुअर मार दिया? ब्रिन ने कहा, जियोजा के शिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने उस सुअर का कई दिनों तक पीछा किया था और तुमने बीच में आकर उसे ले लिया। रायल ने कहा, तो क्या हुआ? पहाड़ कब से जियोजा गांव की संपत्ति बन गया? ये सरकारी जमीन है, यहाँ कोई भी शिकार कर सकता है। ब्रिन ने कहा, लेकिन वो बहुत सारे हैं और सब ताकतवर शिकारी हैं, वो रास्ते में है, तुम्हें सच में छिप जाना चाहिए। रायल ने कहा, छिपूं? वो तो मेरे दरवाजे तक आ गए हैं, अब मैं कहाँ जाऊं? हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता होता है। तभी बाहर से आवाज आई, रायल, तुमने जियोजा गांव के शिकार क्षेत्र में बिना अनुमति घुसकर शिकार किया है, आज तुम्हें जवाब देना होगा, बाहर निकलो। तभी एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो ये तीर किसी को नहीं छोड़ेगा। जियोजा वालों ने देखा कि एक महिला धनुष लेकर खड़ी थी। एक आदमी बोला, इस औरत में बहुत हिम्मत है। रायल, तुम एक औरत के पीछे छिप रहे हो, ये कैसी मर्दानगी है? रायल ने कहा, पहाड़ सरकार की जमीन है, कब से ये जियोजा गांव का शिकार क्षेत्र बन गया? और तुम्हें मेरे शिकार किए हुए सुअर पर दावा करने का अधिकार किसने दिया? किस आधार पर? जियोजा वालों ने कहा, हमने उस सुअर का 7 दिन और 7 रात पीछा किया था, तुमने हमारा शिकार छीन लिया, आज या तो पैसे दो या मांस वापस करो, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाइयों, आगे बढ़ो। ब्रिन ने तुरंत तीर तान दिया। उसने कहा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, एक भी हरकत की तो तीर सीधा चलेगा। एक आदमी गुस्से में बोला, तुम क्या कर रही हो?
और रायल, तुम अपनी पत्नी को रोक नहीं सकते? ये तो बहुत खतरनाक है। रायल ने कहा, मैं क्यों रोकूं? तभी किसी ने कहा, खबर है तुमने बड़े भाई को मारा था। बड़े भाई हमारे गांव की इज्जत है। अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई तो तुमने पूरे शुआंगशुई गांव का अपमान किया है। ये मामला खत्म नहीं हुआ। जाओ और बड़े भाई को यहाँ लेकर आओ। फैसला वो खुद करेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बोले, ठीक है, तुम ही बताओ क्या चाहते हो। हम भी पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, बस जिंदगी चलाना चाहते हैं। इतना बड़ा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, तुमने हमारे गांव के मुखिया को मारा है, इसलिए अभी जाकर बड़े भाई से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर दें तो बात खत्म। रायल ने पूछा, बड़े भाई कहाँ हैं? उन्हें यहाँ आना चाहिए था। तभी एक आदमी बोला, रायल, हमें बहुत अफसोस है। बड़े भाई कहते हैं कि जियोजा वालों की मार खाने के बाद उन्हें चक्कर आ रहे हैं, पैरों में दर्द है और शरीर हिल नहीं रहा। शायद वो चल भी नहीं सकते। ये सुनकर जियोजा के एक आदमी ने कहा, बकवास है, हमने तो बस एक थप्पड़ मारा था। एक थप्पड़ से कोई लकवाग्रस्त कैसे हो सकता है? दूसरे ने कहा, उनकी उम्र भी ज्यादा है और शरीर कमजोर है। कभी कभी एक झटका भी बड़ी परेशानी बना देता है। रायल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर तुम सब यहीं इंतजार करो। जब तक बड़े भाई ठीक नहीं हो जाते और तुम्हें माफ नहीं कर देते, तब तक कोई नहीं जाएगा। जल्दी किस बात की है? जियोजा वाले चुप हो गए। नुकसान की भरपाई कैसे करनी है हमें बताओ, हम इसे सही कर देंगे। रायल ने कहा, अगर हिसाब से देखें तो तुम लोग पिछले 3 सालों से हमारे पीछे वाले पहाड़ पर शिकार कर रहे हो। मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। हर साल 600 पाउंड मांस के हिसाब से कुल 1800 पाउंड बनते हैं। क्या कहते हो? जियोजा गांव वालों ने गुस्से में कहा, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। रायल, ऐसा मत सोचो कि हम तुमसे डर गए हैं। हम ईमानदारी से समझौता करने आए हैं, लेकिन अपनी सीमा मत पार करो। 1800 पाउंड मांग रहे हो? क्या हमारी जान लेनी है? एक आदमी बोला, सही कहा, ये खुद को क्या समझता है? रायल ने कहा, तो फिर मांस लेकर आओ या यहीं खड़े रहो। मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। अंदर खाना भी है, पानी भी है और आराम करने के लिए गर्म बिस्तर भी। मेरे लिए एक कटोरा पानी ले आओ, थोड़ा प्यास लगी है। उधर कुछ लोग आपस में बात करने लगे। ये औरत आखिर कहाँ से आई? ऐसी तीरंदाजी तो सामान्य नहीं है। पता नहीं, लेकिन इससे उलझना सही नहीं होगा। तभी अंदर से आवाज आई, बाहर सब ठीक है? इतने सारे लोग हैं। किसी ने कहा, जब रायल वहां है तो डर किस बात का? जंगली सुअर के पैर में अभी भी मेरा तीर फंसा हुआ है, शायद अब तक दर्द से परेशान होगा। एक आदमी बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो बदला लेंगे? रायल ने कहा था, पहाड़ों में शिकारी अक्सर मर जाते हैं। अगर वो दोबारा आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे, यही नियम है। काफी बहस के बाद जियोजा वाला कहा, ठीक है, 1000 पाउंड मांस, इससे ज्यादा 1 ग्राम भी नहीं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर लड़ाई होगी। हम हारेंगे तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। रायल ने कहा, ठीक है, 1000 पाउंड, लेकिन एक शर्त है। अब से जियोजा गांव का कोई भी शिकारी पीछे वाले पहाड़ पर शिकार करने आएगा तो पहले शुआंगशुई गांव से अनुमति लेगा और हर शिकार में से 20% हिस्सा हमें मिलेगा। यही नया नियम होगा। वो लोग गुस्से में बोले, तुम तो हमें पूरी तरह खत्म करना चाहते हो। रायल ने कहा, हिसाब लगाओ, सिर्फ 150 चांदी के सिक्के दे दो और आज का मामला खत्म। जियोजा वालों ने कहा, 150 चांदी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रायल बोला, एक कर्ज का कागज लिख दो जिसमें लिखा हो कि आज से जियोजा गांव शुआंगशुई गांव का 150 चांदी का कर्जदार है और हर महीने 0.3% ब्याज के साथ पूरा भुगतान करेगा। एक आदमी बोला, तुम्हारी योजना बहुत ज्यादा सही बैठ रही है। इसके बाद उसने कहा, मार दो हमें, लेकिन मैं ये कागज कभी साइन नहीं करूंगा। रायल मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, मुझे ऐसे आदमी पसंद हैं जो मौत से नहीं डरते। फिर उसने यान से पूछा, ये लोग हथियार लेकर मेरे घर में घुसे और लूटने आए। डैक्सिया साम्राज्य के कानून के अनुसार इसकी सजा क्या है? यान ने जवाब दिया, हथियार के साथ घर में घुसना और हिंसा की कोशिश करना बड़ा अपराध है। कानून के अनुसार इन्हें मौत की सजा मिल सकती है। ये सुनकर जियोजा वाले डर गए। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हम ज्यादा घमंडी हो गए थे। हम रायल के नुकसान की भरपाई करेंगे। हम 10 चांदी के सिक्के देने को तैयार हैं। रायल ने कहा, लगता है जियोजा गांव काफी अमीर है। उनका नेता खुद 10 चांदी लेकर घूम रहा है। ये शिकारी साधारण लोग नहीं है। ठीक है, 10 चांदी मंजूर, अब तुम जा सकते हो। ये मामला यहीं खत्म समझो। तभी रायल ने कहा, रुको लेनी, ये पैसे बड़े भाई के पास ले जाओ। कहना कि ये जंगली सुअर वाले मामले की भरपाई है और उन्हें आराम करने को कहना। आज तुमने बहुत दौड़ भाग की है, इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लो। तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें एक बुजुर्ग की देखभाल भी करनी है। बाजार जाकर अनाज खरीद लेना। पहले ये साल निकालो। लेनी ने कहा, नहीं, मैं इतना पैसा नहीं ले सकती। मैंने तो बस तुम्हारा संदेश पहुंचाया है, कोई भी कर सकता था। रायल ने कहा, गांव में कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ। तुमने मदद की है, इसलिए ये तुम्हारा हक है। तुम भी जानती हो जियोजा गांव कितना ताकतवर है। गांव वालों का डरना समझ आता है, लेकिन बात सिर्फ डर की नहीं है। मेरा विश्वास करो, असली परेशानी अभी शुरू हुई है। तुम सोचते हो जियोजा वाले दोबारा आएंगे? रायल ने कहा, ये लो, इसमें से एक चांदी का सिक्का वापस रख लो। तभी उसने वेस्पर की तरफ देखा। जाओ
और उस आधे बचे उस सुअर के सिर काटकर रसोई में ले जाओ। बड़े भाई के घर भेज देना, उबाल कर खाएंगे तो शायद उनका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए। बड़े भाई, आज जो हुआ वो तुम्हें पता नहीं है। एक आदमी बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता रायल ने कुछ ज्यादा ही आसानी से समझौता कर लिया? जंगली सुअर वाले ने 10 चांदी दी और उसने ले ली। अगर मेरी बात मानो तो वो और ज्यादा मांग सकता था, शायद 20 चांदी तक मिल जाती। बड़े भाई ने कहा, बेवकूफ़ी मत करो, जिस बात को समझते नहीं हो उस पर बोलना बंद करो। वो पैसा ज्यादा लेता तो परेशानी बढ़ जाती। 10 चांदी भी इतनी है कि लोगों के मन में जलन पैदा कर दे। अगर रायल 150 चांदी लेकर आता तो गांव में उसके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता। लोग उससे नहीं, उसके पास मौजूद चीजों से जलते। दूसरा आदमी हैरान होकर बोला, तो क्या रायल को नुकसान नहीं हुआ? बड़े भाई ने कहा, तुम्हें सच में थोड़ा सुअर का दिमाग खाना चाहिए। वो लड़का बहुत समझदार है। उसने पैसा भी लिया, सही इंसान भी बना रहा और अपनी उदारता की छवि भी बना ली। अब गांव वाले उससे जल भी नहीं सकते। उसका भविष्य बहुत अच्छा है। तभी किसी ने कहा, सच में बड़ा भविष्य है। सुअर का दिमाग खाने से शायद सोच भी बड़ी हो जाए। कुछ समय बाद रायल घर पहुंचा। बाहर से आवाज आई, रायल घर पे हो? तुम्हारी बुआ देखने आई है। रायल ने कहा, बुआ इतनी रात हो गई है, आप यहाँ कैसे? बुआ बोली, अरे रायल, मैंने सुना तुमने जंगली सुअर मार गिराया। शुआंगशुई गांव में इतने सालों में ऐसा शिकारी नहीं देखा। मैं हमेशा कहती थी कि बड़ा होकर तुम कुछ बड़ा करोगे। देखा, मेरी बात सही निकली। रायल हंसकर बोला, बुआ, आपको सच में ऐसा याद है? मुझे तो याद है आप कहती थी कि मैं पढ़ाई में बेकार हूँ, लड़ाई में कमजोर हूँ और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमेशा किसान ही बना रहूंगा। ये बातें मेरी तो नहीं लगती। बुआ बोली, रायल, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। वो सब बातें दूसरे लोग कहते थे, मेरी नहीं थी। तभी लियू बुआ बोली, रायल बेटा, हमारे घर में इस साल का अनाज पूरा नहीं हुआ है। क्या तुम थोड़ा सुअर का मांस उधार दे सकते हो? अगले साल फसल के बाद लौटा देंगे। रायल ने कहा, लियू बुआ, ये थोड़ा मुश्किल है। मेरे घर में भी 3 लोगों का खर्च है। हमारे पास इतना मांस नहीं कि दूसरों को दे सकूं। आपको कोई और रास्ता देखना होगा। लियू बुआ ने दोनों पत्नियों की तरफ देखकर कहा, वैसे भी तुम्हारे घर की वो दोनों औरतें कोई काम नहीं करती। उन्हें रखने का क्या फायदा, सिर्फ अनाज बर्बाद कर रही हैं। दोनों को छोड़ दो। याद है नहीं बेटी शिव, वो असली किसान परिवार की लड़की है, मेहनती है और ज्यादा दहेज भी नहीं मांगूंगी। तभी ब्रिन ने गुस्से में तीर चला दिया जो पास से निकल गया। उसने कहा, माफ करना बुआ, हाथ फिसल गया। मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। धनुष चलाना आता है, हालांकि निशाना थोड़ा कमजोर है। लेकिन अगर आप यहां खड़े होकर बकवास करती रहीं तो अगला तीर कहां जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकती। रायल ने सोचा, ये लड़की तो सच में गुस्सैल है। दिलचस्प है। लियू बुआ गुस्से में बोली, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। रायल, तुम इसे रोकते क्यों नहीं? हम परिवार वाले हैं और तुम्हारी पत्नी बड़ों से ऐसे बात करती है, ये तो गलत है। इसके आधार पर तुम इसे तलाक दे सकते हो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं इसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। रायल ने कहा, लियू बुआ, मैं सच में माफ चाहता हूँ। हमारे पास खुद के लिए भी अनाज कम है और मैं इसी चिंता में रहता हूँ। जहां तक मेरी पत्नी की बात है, उसकी चिंता मत करो। रायल ने कहा, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी ही हिम्मत वाली औरतें पसंद है। लियू बुआ, अब आप चलिए, देर हो रही है। तभी स्कैब दौड़ता हुआ आया और बोला, रायल, मुझे अपने साथ रख लो। आज से तुम जो कहोगे वही करूंगा। जिसे मारना होगा उसे मारूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। रायल ने पूछा, स्कैब, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा? स्कैब ने सिर झुकाकर कहा, पहले मेरी आंखें बंद थीं। मैं समझ नहीं पाया कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। मैंने असली ताकत को पहचानने में गलती की। बस मुझे एक मौका दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा वफादार रहूंगा। चाहे आग हो या पानी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रायल ने कहा, अंदर आकर बैठो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम अनाज का इंतजाम कर सकते हो? जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा, स्कैब बोला। अनाज? होंगटो काउंटी के अंदर एक गुप्त बाजार है। वहां कीमत खुले बाजार से कम होती है और कोई नहीं पूछता कि माल कहां से आया। ये बाजार नया है, लेकिन अफवाह है कि काउंटी मजिस्ट्रेट खुद इसे संरक्षण देता है। सरकार ऊपर से अनदेखा करती है और अंदर से इसे बचाती है। रायल ने कहा, घर जाकर तैयारी करो। 2 दिन बाद मेरे साथ काउंटी शहर चलना। मुझे अनाज खरीदना है और उस गुप्त बाजार को भी देखना है। स्कैब बोला, जी मालिक। रायल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट हटा दूंगा। तभी बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हें मार डालूंगा बेशर्म आदमी। रोज गांव में परेशानी खड़ी करता है और अब रायल के घर तक आ गया। शर्म नहीं आती? निकल यहां से। स्कैब बोला, रुको चाचा, मुझे मत मारो। मैं अब परेशानी करने नहीं आया हूं। मैं अब से रायल के साथ काम करूंगा। उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैं अब उसका आदमी हूं। सामने वाला हैरान होकर बोला, सच में? रायल ने इसे अपने साथ रख लिया? रायल ने कहा, हाँ, यह अब मेरे काम करेगा। तभी बड़े भाई ने कहा, रायल, तुमने पहाड़ पर शिकार करके कमाल कर दिया। अगर तुम में इतनी क्षमता थी तो पहले क्यों नहीं बताया? पूरे गांव को चिंता में डाल दिया था। रायल ने कहा, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। बस कोशिश करने गया था और किस्मत साथ दे गई। बड़े भाई ने कहा,
तो फिर एक बात सोचो, तुम्हारी इस क्षमता से गांव के लोग भी फायदा उठा सकते हैं। क्यों ना एक शिकार दल बनाया जाए? जब खेती का काम कम हो तो गांव वालों को पहाड़ पर ले जाओ और उन्हें अतिरिक्त कमाई का रास्ता दो। और अभी तुम्हारी जियोजा गांव से दुश्मनी भी हो गई है, अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। अगर गांव वाले साथ होंगे तो परेशानी आने पर हम संख्या में कम नहीं होंगे। ताकत हमेशा साथ रहने में होती है। रायल ने कहा, बड़े भाई, मैं जानता हूं आप गांव के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालिए। शिकार कोई खेल नहीं है, इसमें जान का खतरा होता है। फिर भी मैं इस गांव को कमजोर नहीं देखना चाहता। शुआंशुई गांव के लोगों की हालत सच में कठिन है। ये बूढ़ा आदमी मेरी कमजोरी समझ चुका है। रायल ने सोचा और बोला, ठीक है, अगर मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं तो करूंगा। हम कोशिश करते हैं। बड़े भाई खुश होकर बोले, बहुत अच्छा रायल, तुम्हारा ये फैसला गांव के लिए बहुत बड़ी मदद है। तुम्हें जो भी चाहिए बस कहना। अगर मेरी ताकत में हुआ तो मैं मना नहीं करूंगा। रायल ने कहा, मैं अपना घर बड़ा करना चाहता हूँ। क्या आप पता कर सकते हैं कि इस जमीन का कागज बनवाने में कितना खर्च आएगा? अभी नहीं, जब पैसे जमा हो जाएंगे तब। बड़े भाई ने कहा, यह आसान है, मैं गांव के रजिस्टर और जमीन के दलाल से बात कर लूंगा। लेकिन ये जमीन सस्ती नहीं होगी। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? रायल बोला, मैं इंतजाम कर लूंगा, पैसा समस्या नहीं है। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। बाद में रायल ने जेड से कहा, क्या तुम थोड़ी देर बाहर रहोगी? मुझे माँ वांग से अकेले में बात करनी है। जेड बोली, ठीक है, मैं दरवाजे पर ध्यान रखूंगी। अंदर रायल ने कहा, माँ वांग मुझे माफ करना। माँ वांग ने कमजोर आवाज में कहा, रायल मुझे माफ करना, मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। पता नहीं मैं इस सर्दी को पार कर पाऊंगी या नहीं। मैं हमेशा तुम दोनों पर बोझ रही हूँ। रायल ने कहा, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। रायल सोच रहा था कि आखिर पूछूं कैसे। वो दिखने में कोई खास खूबसूरत नहीं था, चेहरे पर कई तिल थे, लेकिन उसका चलना, उसकी आवाज और उसके हाव भाव किसी महिला से बिल्कुल मेल खाते थे। फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो अजीब लग रही थीं। माँ वांग ने कहा, रायल, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो पूछना है पूछ लो। हम दोनों औरतें अकेली हैं, अब इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। रायल ने कहा, मैंने सुना है कुछ अधिकारी गांव में किसी को ढूंढ रहे थे, एक आदमी जो 2 औरतों के साथ सफर कर रहा था, और ये बात 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लोग तुम्हें और जेड को ढूंढ रहे हैं। माँ वांग घबरा गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? कोई भी बात हमसे मेल नहीं खाती। रायल ने कहा, बहुत सारी बातें मेल नहीं खाती, क्योंकि तुम दोनों ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी और अपना रूप बदल लिया। जेड की एक जुड़वा बहन होनी चाहिए, है ना? और तुम औरत नहीं हो, तुम एक पुरुष हो, बल्कि एक नपुंसक। पकड़े जाने के डर से तुमने खुद को औरत की तरह दिखाया और पिछले 11 सालों से इन पहाड़ों में छिपकर रह रहे हो। माँ वांग हैरान होकर बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम आखिर हो कौन? रायल मुस्कुराया और बोला, लगता है मेरा अंदाजा सही था, तुम सच में नपुंसक हो। माँ वांग डरते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमें अधिकारियों को सौंप दोगे? रायल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ बातें थीं जो मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए सच जानना चाहता था। जेड ने धीमी आवाज में कहा, क्या उसे सब पता चल गया? नहीं, उसे कुछ मत बताना। रायल मुझे माफ कर दो, हमारा इरादा तुमसे कुछ छिपाने का नहीं था। अगर जिंदगी इतनी मुश्किल ना बन जाती तो कौन अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ इस तरह जीना चाहता? हम भी बस मजबूर लोग हैं, हमें ऐसे ही जीने दो। रायल ने कहा, जीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। मावांग ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं मरना चाहती हूँ? रायल ने कहा, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम कमजोर थी। मावांग बोली, हाँ, लेकिन वो सिर्फ सामान्य सर्दी थी। रायल ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तुम्हारे होंठ नीले पड़ रहे हैं और उंगलियों के सिरे काले हो रहे हैं। ये किसी धीरे धीरे असर करने वाले जहर जैसा लग रहा है। वॉल्डिस का नाम सुनते ही तुम्हारा डर जाना और फिर कल अधिकारियों का गांव आना, इसका मतलब साफ है। लेकिन अभी कोई कदम उठाना गलती होगी। यहाँ रहना ही तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है। चुप रहो और जिंदा रहो। अगर सच में खतरा आया तो तब फैसला लेना। अभी समय है, मौत के बाद कुछ न बचता। जिंदा रहोगी तो शायद सब बदलने का मौका मिलेगा। रायल ने सोवा से पूछा, क्या 11 साल पहले बिंगझो में कोई अजीब घटना हुई थी, खासकर किसी अधिकारी के परिवार से जुड़ी? सोवा ने सोचा और कहा, 11 साल पहले डैक्सिया साम्राज्य के 333वें वर्ष में बिंगझो के राजकुमार ने उत्तर की तरफ सेना भेजी थी और वेहे को हरा दिया था। सम्राट ने उसे बड़ा इनाम दिया और वेहे का बड़ा इलाका उसे दे दिया। उसके बाद बिंगझो में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामले सामने आए और चेन नाम का एक अधिकारी मारा गया। रायल ने पूछा, चेन अधिकारी? 11। सोवा ने कहा, हाँ, मुझे उसके बारे में याद है। जहां तक मुझे याद है उस पर भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि देशद्रोह और दुश्मनों से मिलकर काम करने का आरोप लगा था। उसके पूरे परिवार को सजा दे दी गई, एक भी इंसान नहीं बचा। कहते हैं इतनी बेरहमी थी कि अंडे तक तोड़ दिए गए ताकि कहीं कुछ छिपा ना हो। ये बहुत निर्दयी घटना थी। इसके अलावा उस साल कोई और खास अजीब घटना नहीं हुई थी। रायल ने कहा, अंदर आ जाओ, मैं बस तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में चेन परिवार से हो भी तो इतने साल बीत चुके हैं, मैं तुम्हें पकड़वाने नहीं वाला। मेरे साथ बाहर चलो। वेस्पर ने पूछा,
क्या बात है, इतनी गोपनीयता क्यों? इन 2 दिनों में मैंने समझ लिया है कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे जाने दो। मैंने तुम पर जितना खर्च किया है मैं सब वापस कर दूंगी, बल्कि उससे ज्यादा भी दे दूंगी। रायल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों खरीदा था? वेस्पर ने पूछा, क्यों? क्या इसलिए नहीं कि मैं काम करूं? रायल बोला, क्योंकि तुम्हारा चेहरा थोड़ा किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसे मैं जानता था। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम जेड था। वेस्पर अचानक घबरा गई और बोली, वो कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है? रायल ने कहा, और अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम क्या करोगी? क्या तुम भी जाकर उसे ढूंढने की हिम्मत करोगी? वेस्पर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या पता है? रायल बोला, मुझे उतना ही पता है जितना मुझे पता होना चाहिए, है ना मीरा? वेस्पर चौंक गई। तुम तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे अधिकारियों के हवाले कर दोगे? रायल ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ वही पता है जो मुझे पता होना चाहिए। जो नहीं जानना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ सुरक्षित रह सकती हो। तुम सिर्फ वेस्पर हो, एक लड़की जो मेरे लिए खाना बनाती है। वेस्पर ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रायल ने कहा, कोई खास वजह नहीं। अगर जाना चाहती हो तो अपना सामान तैयार कर लो, मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा और रात में चुपचाप निकल जाना। तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है, यात्रा की अनुमति भी नहीं है। अगर दिन में सैनिकों ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। और हाँ, पहाड़ों में भेड़िए, बाघ, भालू और जंगली सुअर भी हैं। रात में जाना तो संभल कर, कहीं किसी जानवर का शिकार मत बन जाना। सिस्टम ने बताया। मीरा की भरोसा रेटिंग अब 10 हो गई है। भरोसा स्तर 10 पर पहुंच गया। रायल ने सोचा, हत्या करने की कला अब ये काम आएगी। लेकिन सिस्टम की दी हुई बेसिक हत्या तकनीक शायद अलग तरह की होगी। कौशल प्राप्त करो। ड्रैक्स को अनाज टैक्स लेने के बाद जिंदा नहीं रहने देना है। अब मेरे पास ये क्षमता है तो उसकी मौत ऐसी दिखनी चाहिए जैसे एक हादसा हुआ हो। कुछ समय बाद मौसम बहुत खराब था। रायल सोच रहा था ड्रैक्स कहाँ है। तभी किसी ने कहा, एक आवाज भी निकाली तो जान से जाओगे। ड्रैक्स। ड्रैक्स सिल्का के कमरे में गया था। सिल्का का कमरा दूसरी मंजिल के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में है। ड्रैक्स की हत्या के बाद अधिकारी पहुंचे। उन्होंने पूछा, मेरे मालिक, कल रात ड्रैक्स के साथ कौन था? जवाब मिला, सिल्का थी, लेकिन वो इतनी डरी हुई है कि कुछ बोल नहीं पा रही। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया है। अधिकारी कहा, सिल्का को शांत करो। सिल्का, डरो मत, ध्यान से सोचो, कल रात क्या हुआ था? मैं वादा करता हूं तुम्हें न्याय मिलेगा। सिल्का कांपते हुए बोली, मुझे नहीं पता। अचानक किसी ने मेरे सिर पर कंबल डाल दिया। वो एक आदमी था। फिर मुझे गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो ड्रैक्स मर चुका था। अधिकारी ने पूछा, मतलब तुमने उस आदमी की लंबाई या शरीर भी नहीं देखा? सिल्का रोते हुए बोली, मालिक, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अधिकारी ने आदेश दिया, गार्ड्स, इसे ले जाओ, इसे जेल में डाल दो। सिल्का चिल्लाई, दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। फिर पूछा गया, हत्या का हथियार क्या था? क्या पता चला? जवाब मिला, मालिक, लगता है हथियार बर्फ की नुकीली छड़ी थी, लेकिन जब हम पहुंचे तब तक वो पिघल चुकी थी और कोई निशान नहीं बचा। अधिकारी कहा, हत्यारे को कैसे पता चला कि ड्रैक्स इसी कमरे में होगा, या फिर हत्यारा अंदर का कोई आदमी है? दूसरे ने जवाब दिया, इसकी संभावना कम है। कल रात एक नौकर लड़का पीछे वाले आंगन में गश्त कर रहा था। किसी ने उसे रास्ते में रोका था और उस लड़के को धमकी देकर ड्रैक्स की जगह पूछी गई थी। अब वो लड़का भी बेहोश पड़ा है। इसका मतलब हत्यारे का एक साथी जरूर था। दोनों को पकड़ो, जेल में डालो, अच्छी तरह पूछताछ करो। मैं देखना चाहता हूं कि पहले उनकी जुबान टूटती है या जेल के औजारों से उनका हौसला। रायल ने सोचा, मैंने ड्रैक्स को मारने के लिए बर्फ की सुई का इस्तेमाल किया था। अगर दोबारा वही तरीका अपनाया तो मैं खुद अधिकारियों को सबूत दे दूंगा। इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। उधर पहाड़ों में कुछ लोग खड़े थे। एक नेता बोला, सब साथ रहो, मैं देखना चाहता हूं कौन आगे बढ़ता है। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र की लड़की की तलवारबाजी इतनी खतरनाक होगी। तुम भी। मैं ब्लैक रिवर माउंटेन से हूं। तुम्हारे जैसे कौशल वाले इंसान को इस छोटे गांव में क्यों रहना चाहिए? हमारे साथ पहाड़ पर चलो, आजादी से जियो, अपनी मर्जी से जियो। क्या कहती हो? ब्रिन ने कहा, ब्लैक रिवर माउंटेन, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, न कोई दुश्मनी है। फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? नेता बोला, हमें पैसे मिले हैं, हम लोगों की समस्याएं खत्म करने का काम करते हैं। मुझे बस इतना ही पता है। रायल ने पूछा, मेरी जान की कीमत कितनी लगाई गई है? जवाब मिला, 100 चांदी के सिक्के। रायल हैरान हुआ, मेरी जान के लिए 100 चांदी? वॉल्डिस, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। लगता है ये दुश्मनी अब और बड़ी हो गई है। नेता ने कहा, मुझे माफ करना, मेरे जैसे साधारण इंसान को डाकू बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सौदा यहीं खत्म। लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं, इसलिए एक शर्त है। अगर तुम मेरा एक बार रोक पाई तो मैं चला जाऊंगा और फिर कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। ब्रिन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सामने वाला बहुत मजबूत था। नेता बोला, तुम्हारी तकनीक अच्छी है, लेकिन ताकत कम है, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती। ब्रिन बोली, क्या ऐसा है? तो आज पता चल जाएगा। नेता ने कहा, ताकत का अंतर सिर्फ तकनीक से पूरा नहीं किया जा सकता। तभी रायल ने सुना, विद्वान भूखे मरते हैं, योद्धा खर्च करते हैं। उसने सोचा, इसका मतलब क्या है?
लड़ाई सीखने के लिए पहले शरीर को मजबूत करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मांस खाना पड़ता है ताकि शरीर में खून और ऊर्जा बढ़े। फिर औषधियों से स्नान करना पड़ता है। अलग अलग औषधियाँ अलग असर देती हैं। अच्छी औषधियाँ महंगी होती हैं लेकिन शरीर में शक्ति जल्दी जमा करती हैं। रायल ने पूछा, अंदर की शक्ति, इसे कैसे समझूं? जवाब मिला, बाहरी ताकत सिर्फ शरीर की ताकत होती है जिसकी सीमा होती है। अंदर की शक्ति मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा और औषधियों का प्रभाव जमा होना। जितना ज्यादा जमा होगा इंसान उतना मजबूत होगा। रायल समझ गया, मतलब औषधियों से शरीर को मजबूत करके शक्ति अंदर जमा करनी होती है। तभी कहते हैं कि विद्वान भूखे रहते हैं और योद्धाओं पर पैसा खर्च होता है। ब्रिन ने कहा, मुझे एक ऐसा तरीका पता है लेकिन उसके सामान बहुत दुर्लभ और महंगे हैं। रायल ने कहा, अभी उसकी चिंता मत करो। वो नेता मुझे मार सकता था। अगर उसकी तलवार थोड़ी भी अलग दिशा में जाती तो मैं मर जाता। लेकिन वो जिस तरह मीरा को देख रहा था कुछ अजीब था। तभी रायल ने मीरा को देखा। मीरा ने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं किसी पहाड़ी डाकू के साथ नहीं हूं। रायल ने कहा, जाकर आराम करो, कल बहुत काम है। मीरा ने मन में सोचा, वो तीसरा कमांडर अंकल जियाओ था, वो डाकुओं के साथ कैसे हो सकता है? अगर उसने मुझे पहचान लिया था तो कुछ बोला क्यों नहीं? क्या वो सोचता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है? पिता, माँ, मीरा आपको बहुत याद करती है। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। मीरा घबरा गई और बोली, ये क्या हो रहा है? क्या कोई इंसान, क्या यहाँ कोई सोया हुआ है? इतनी सुबह सुबह? ये दुनिया भी अजीब है। हर छोटा मोटा आदमी आकर ढोल बजाता है और शिकायत करने लगता है। एक चांदी का सिक्का दो और हम तुम्हारी शिकायत काउंटी मजिस्ट्रेट तक पहुंचा देंगे। 3 चांदी दो तो हम खुद तुम्हें उनके सामने ले जाएंगे। पैसे नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। अदालत का दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है, लेकिन बिना पैसे के अंदर कदम नहीं रखा जा सकता। यही नियम है। तभी रायल आगे बढ़ा और बोला, कृपया अपने अधिकारी को खबर कर दीजिए। कल रात ब्लैक रिवर माउंटेन के 5 डाकू मेरे घर में घुस आए थे। उनका इरादा मुझे मारने और लूटने का था। मैंने उनमें से 3 को मार गिराया और 2 भाग गए। मैं इसकी रिपोर्ट करने और इनाम लेने आया हूँ। अधिकारी हैरान होकर बोले, ब्लैक रिवर माउंटेन के खतरनाक डाकू? इस लड़के ने 3 को अकेले हरा दिया? जरूर कोई बड़ा योद्धा होगा। जल्दी से मजिस्ट्रेट को बताओ। सच में महान लोग कम उम्र में ही सामने आते हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैंने तुम्हारा नाम पहले सुना था लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने सक्षम हो। मेरा सम्मान स्वीकार करो। रायल ने पूछा, मजिस्ट्रेट मुझे जानते हैं? वॉल्डेस ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। तुमने बिना किसी के कहे बिंगजो की मदद की। तुमने एक दोषी अधिकारी के परिवार से जुड़े 2 लोगों को शरण दी। अगर बिंगजो के सभी लोग तुम्हारे जैसे होते तो ये इलाका कब का समृद्ध हो चुका होता। लेकिन आम लोग सिर्फ सामने की चीजें देखते हैं, उन्हें बड़ी तस्वीर समझ नहीं आती। रायल ने कहा, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं भी बस एक साधारण इंसान हूं। वॉल्डेस ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारा मेरे भतीजे ड्रैक्स से कुछ विवाद था। मैं सोच रहा था कि इस मौके का इस्तेमाल करके तुम दोनों की बात करा दूं। दुश्मनी को बढ़ने देने से अच्छा है उसे समय पर खत्म कर देना। लेकिन अफसोस, मेरा बेचारा भतीजा कुछ दिन पहले अपने बिस्तर में ही मारा गया। रायल ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, ड्रैक्स मर गया? ये तो दुर्भाग्य है। मैं तो खुद उससे हिसाब लेने वाला था। उससे पूछना चाहता था कि वो लोगों पर अत्याचार क्यों करता है। लगता है अब मुझे ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वॉल्डेस ने कहा, अधिकारियों ने बताया कि तुम्हारे घर पर हमला हुआ था। दुर्भाग्य से काउंटी कार्यालय के पास पर्याप्त लोग और साधन नहीं है। रायल बोला, मैं आपसे मदद मांगने नहीं आया हूँ बल्कि आपको एक श्रेय देने आया हूँ। 3 डाकुओं की लाशें मैंने काउंटी कार्यालय के पीछे वाले दरवाजे पर भिजवा दी है। उनकी मौत को आप जिस तरह समझाना चाहें, आपकी मर्जी। वॉल्डेस ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं ऐसा श्रेय नहीं ले सकता जो मैंने कमाया ही नहीं। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद कर दो, वरना मेरा मन शांत नहीं रहेगा। रायल ने कहा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। वॉल्डेस ने पूछा, कैसी मदद? रायल बोला, मुझे याद है शुआंगशुई गांव के पीछे वाला पहाड़ माउंट वांगशियान बिंगझो के राजकुमार की निजी जमीन है। मुझे वो बंजर जमीन चाहिए। सिर्फ वही हिस्सा नहीं, आसपास की सारी खाली जमीन में भी मेरी रुचि है। वॉल्डेस हैरान होकर बोला, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था रायल। तुम इतनी बड़ी रकम जुटा सकते हो? रायल ने कहा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन कर लूंगा। मैं बस पहले से योजना बना रहा हूँ। मुझे सही रास्ता ढूंढना है। वॉल्डेस ने कहा, मैं पता कर सकता हूँ, लेकिन बिंजो का राजकुमार पैसे की कमी में नहीं है। रायल ने जवाब दिया, आप बिंजो के राजकुमार नहीं हैं। आपको कैसे पता कि उसे पैसे की जरूरत नहीं होगी? हो सकता है उसे भी चिंता हो कि कोई इन बंजर जमीनों की देखभाल नहीं कर पाएगा। मैं आपकी मदद से बात को धीरे धीरे पता कर सकता हूँ। वॉल्डेस ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं बड़ी दुनिया में छोटा आदमी हूँ। राजकुमार के दरबार में मेरी कोई खास ताकत नहीं है। फिर उसने कहा, ये चांदी के सिक्के अधिकारियों ने इकट्ठे किए थे। बिंगझो गरीब इलाका है, ऊपर से उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, इसलिए उन्हें गुजारा करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। रायल, इसे दिल पर मत लेना। रायल ने पूछा, ये चांदी सिर्फ मुझे वापस मिलेगी या? रायल ने पूछा, क्या ये पैसे उन सभी लोगों को वापस मिलेंगे जिन्होंने काउंटी में कदम रखा है?
वॉल्डस ने कहा, मैं भला सबको कैसे लौटा सकता हूँ? ये तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे अभी मिला हूँ और लगता है कि हमारे विचार मिलते हैं। मैं इसे अपनी जेब से ठीक करूंगा, किसी और के लिए मैं ऐसा नहीं करता। रायल ने कहा, अगर ऐसा है तो धन्यवाद मेरे स्वामी, आप सच में अपनी जनता की चिंता करने वाले मजिस्ट्रेट हैं। वॉल्डस के जाने के बाद विंस ने पूछा, मेरे स्वामी, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? विंस बोला, इस आदमी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसका दिमाग बहुत खतरनाक है और उसके तरीके भी बेहद सख्त हैं। उसने ब्लैक रिवर माउंटेन के डाकुओं को भी ऐसा फंसा दिया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। मुझे अब और यकीन हो रहा है कि ड्रैक्स की मौत के पीछे उसी का हाथ है। क्या आप उसका बदला लेना चाहते हैं? वॉल्डिस ने कहा, सिर्फ जिंदा लोगों की कीमत होती है, मरे हुए लोग सिर्फ लाश होते हैं। पहले देखते हैं कि क्या हम उसे अपनी तरफ ला सकते हैं। ऐसा ताकतवर इंसान हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। विंस ने पूछा, क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? वॉल्डिस ने कहा, अगर वो हमारा वफादार बन जाए तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर उसने मना किया तो हमें उसे खतरा बनने से पहले खत्म करना होगा। वॉल्डिस ने पूछा, तुम्हें मेरी सेवा करते हुए कितना समय हो गया? विंस ने कहा, मेरे स्वामी 14 साल। जब मैं 8 साल का था तभी आपकी सेवा में आया था। वॉल्डिस मुस्कुराया और बोला, तुम सच में खूबसूरत हो। सिर्फ एक इशारे से कितने ही पुरुष तुम्हारे आगे झुक सकते हैं। सुंदरता सबसे तेज हथियार होती है। फिर उसने कहा, चलो तुम्हारा परिचय एक ऐसे आदमी से कराते हैं जो शायद तुम्हारा पति बन सकता है। कैसा रहेगा? विंस ने कहा, मैं सिर्फ आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया मुझे दूर मत भेजिए। वॉल्डिस ने कहा, कितनी बेकार चीज है। उसके पास जाओ, उसे अपने प्यार में फंसा लो। दूसरी तरफ रायल एक दुकान पर पहुंचा। उसने कहा, मालिक, मैं खास तौर पर तुम्हारे जंगली मांस के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे खेत की मुर्गी को जंगली तीतर बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे बाहर का आदमी समझकर बेवकूफ बना सकते हो? दुकानदार बोला, अच्छे ग्राहक, मेरी बात सुनो, 3 महीने बाद वापस आ, मैं वादा करता तुम्हें असली माल दूंगा। तभी एक आदमी ने रायल को देखा और बोला, इस आदमी की हथेलियों पर इतनी कठोरता है कि साफ है उसने कई सालों तक युद्ध की ट्रेनिंग ली है। रायल ने कहा, आपकी नजर अच्छी है। सामने वाला हंसकर बोला, बच्चे, तुम्हें भी पहचानना आता है। अभी जो वार किया गया था उसमें बहुत ताकत थी, लेकिन तुमने उसे इतनी सफाई से मोड़ दिया कि मेज पर रखे कटोरे तक नहीं हिले। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बहुत दिलचस्प हो। मेरा नाम रायकर है। तुम्हारा नाम? रायल ने कहा, रायल? रायकर बोला, अच्छा नाम है, क्या मेरे साथ थोड़ा मुकाबला करोगे? रायल ने कहा, माफ करना, मुझे अनाज खरीदना है, खेलने का समय नहीं है। रायकर ने कहा, अनाज टैक्स भरने के लिए? रायल ने कहा, हाँ। रायकर बोला, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें 20 चांदी दूंगा। क्या कहते हो? रायल ने सोचा, 20 चांदी जल्दी कमाने का अच्छा तरीका है, लेकिन यह आदमी ऐसे पैसे क्यों उड़ा रहा है? रायकर ने कहा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हर महीने मेरे लिए एक जंगली तीतर लाना होगा और इस सराय में पहुंचाना होगा ताकि मैं भुना हुआ तीतर खा सकूं। रायल ने कहा, सौदा मंजूर है, ये बुरा सौदा नहीं है। यह आदमी बस खाने का शौकीन लगता है। दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। रायल ने देखा कि सामने वाले में असली ताकत है। रायकर ने हमला किया, आधा कदम वाली क्रशिंग फिस्ट। रायल ने बचाव किया। रायकर की ताकत ज्यादा थी, लेकिन अंत में मुकाबला तय हो गया। रायकर ने कहा, आज मैं हार गया, लेकिन 1 महीने बाद फिर मुकाबला करेंगे। अगर उस दिन तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 चांदी दूंगा। रायल ने कहा, ठीक है, मैं यहां रहूंगा, वादा वादा होता है। ये लो, 3 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए जंगली तीतर भेज दूंगा ताकि तुम इस सराय का स्वाद चख सको। रायकर हंसकर बोला, यही तो बात है, अब से तुम मेरे दोस्त हो। फिर रायल एक नक्शा देखा और सोचा, ये बिल्कुल उसी नक्शे जैसा है जो मुझे गुफा में मिला था। आखिर ये चीज क्या है? सामने वाला बोला, मुझे कैसे पता? तुम यहाँ सामान खरीदने आए हो, माल कहाँ से आया ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। दुकानदार ने कहा, तुम्हें सामान की मंजिल के बारे में भी नहीं पता? तुम्हें तो सबसे जरूरी नियम तक नहीं मालूम। रायल ने सोचा, ये बूढ़ा लोमड़ी चालाक है, ये नक्शा शायद बाकी नक्शे रखने वालों को बाहर निकालने का जाल है। तभी उसने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? जवाब मिला, 10 चांदी, इससे कम नहीं होगा। ये बिंजो सेना का शाही गार्ड वाला सामान है, अगर पहचान सकते हो तो आकर देखो। रायल ने कहा, 10 चांदी, इससे अच्छा तो किसी को लूट लो। दुकानदार बोला, अगर अच्छा धनुष चाहिए तो खजाने वाले हिस्से में देखो। रायल हैरान हुआ, खजाने की जगह पर हथियार भी मिलते हैं? दुकानदार हंसकर बोला, ऐसी कोई चीज नहीं जो यहां ना मिल सके। तुम्हें जो चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम ला सकते हैं, बस कीमत अलग से तय होगी। रायल ने पूछा, अगर मुझे किसी का सिर चाहिए तो? दुकानदार ने पूछा, किसका? रायल बोला, होम टू काउंटी के मजिस्ट्रेट वोल्डिस का। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, आप तो मजाक कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी की हत्या करना मौत की सजा वाला अपराध है। यहाँ हम सिर्फ बेहतरीन चीजों का सौदा रखते हैं। आइए आगे चलिए। थोड़ी देर बाद एक शानदार धनुष का हिस्सा दिखाया गया। दुकानदार बोला, यह धनुष का ढांचा 30 साल पहले एक महान कारीगर ने बना था। आसमान से गिरे लोहे से तैयार किया गया है, पंख की तरह हल्का और टूटने से लगभग अजय। बस एक कमी है, इसमें अभी डोरी नहीं लगी है। अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, कीमत होगी 100 चांदी।
आखिरी कीमत। रायल ने कहा, 100 चांदी? क्या मुझे लूट रहे हो? दुकानदार बोला, मैं पूरी तरह गंभीर हूं। पूरे बिंजो में ऐसा दूसरा धनुष नहीं मिलेगा। रायल ने पूछा, 100 चांदी तुम्हारी कीमत है या मेरी? दुकानदार ने कहा, आप समझदार इंसान हैं, समझ जाएंगे। दरअसल लॉर्ड वॉल्डेस आपको पसंद करते हैं। ये धनुष का ढांचा उनकी तरफ से तोहफा है, आपको शुभकामना देने का तरीका। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको दूसरा तोहफा भी स्वीकार करना होगा। तभी एक लड़की आगे आई। उसने कहा, मेरा नाम जारा है, मुझे लॉर्ड वॉल्डेस ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपकी देखभाल कर सके। मैं भले बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन सेवा करना जानती हूँ। रायल ने सोचा, ये वॉल्डेस सच में हर चीज पहले से तैयार करता है। फिर उसने पूछा, और तुम? जारा ने कहा, मैं बंधुआ वर्ग से हूँ। मेरा अनुबंध लॉर्ड वॉल्डेस के पास है, इसलिए मेरे पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं आपसे झूठ नहीं बोली। जाने से पहले लॉर्ड वॉल्डेस ने कहा था कि आपकी अच्छी तरह सेवा करूं और आपकी हर गतिविधि पर नजर रखूं। रायल ने कहा, कम से कम तुम ईमानदार तो हो? जारा बोली, मैंने सोचा छिपाने से बेहतर है सब साफ बता दूं। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो मैं वापस चली जाऊंगी और लॉर्ड वॉल्डेस सजा देंगे, स्वीकार कर लूंगी। रायल ने कहा, रुको, तुम मुझे क्या दे सकती हो? जारा ने कहा, कोयला सही कीमत पर। आपको भट्टी और निर्माण के लिए कोयला चाहिए होगा। काले बाजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं सही लोगों को जानती हूँ, कम से कम 30% सस्ता दिला सकती हूँ। रायल ने पूछा, और क्या? जारा बोली, जानकारी। लॉर्ड वॉल्डेस ने बिंजो में कई साल बिताए हैं। उनके कानून और अपराध दोनों तरफ समझ है। आपको जो भी जानना होगा मैं पता कर सकती हूँ। रायल ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वॉल्डेस को पता चल जाएगा कि तुम मेरी मदद कर रही हो? जारा ने कहा, मालिक कृपया मुझे निकालिए मत। मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ, खुद को मुसीबत में डालकर मरना नहीं चाहती। मैं वही बोलूंगी जो बोलना जरूरी होगा और बाकी बातों पर चुप रहूंगी। मुझे अपनी सीमा पता है। मालिक, आपको मुझे अपने साथ रखकर पछतावा नहीं होगा। रायल ने कहा, ठीक है, मैं ये धनुष का ढांचा ले रहा हूं, तुम मेरे साथ घर चलोगी? जारा ने कहा, जी मालिक। रायल ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? वॉल्डेस कोई ईमानदार खेल खेलने वाला आदमी नहीं है। जारा ने कहा, डर तो लगता है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जिसके पास किसी के लिए कीमत ही नहीं होती। रायल ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? जारा बोली, जिसके पास कोई उपयोगिता नहीं होती, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। वो सबसे दयनीय स्थिति होती है। सोचिए, जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, कोई आपको मारना चाहेगा और कोई आपको बचाना चाहेगा। ऐसी दुनिया में यही जीने का नियम है। रायल, आप मेरे मिले सबसे अलग इंसान हैं। आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह देखा है। घर पहुंचने के बाद सबने पूछा, ये कौन है? रायल ने कहा, इसका नाम जारा है, सबको नमस्ते कर रही है। सिल्वा ने पूछा, रायल, ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। रायल ने कहा, रास्ते में मिली। सिल्वा ने हंसकर कहा, तुम्हें जहां भी देखो वहीं से कोई ना कोई लड़की मिल जाती है। पहले मीरा, अब ये क्या लड़कियां रास्ते में उगती हैं? जारा ने कहा, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। रायल ने मुझे काले बाजार से खरीदा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं उसके रोजमर्रा के काम संभालूंगी और जो भी जरूरत होगी करूंगी। सिल्वा ने दया से कहा, बाहर ठंडी हवा चल रही है, अंदर आओ, बैठो। अब तुम यहां हो तो परिवार का हिस्सा हो, शर्म मत करो। ब्रेन ने धीरे से कहा, यह लड़की साधारण नहीं है, इसकी नजर लोमड़ी से भी तेज है। और अभी जिस तरह इसने झुककर सलाम किया, कोई आम नौकर ऐसा नहीं करता। रायल ने कहा, मुझे पता है। सिल्वा ने पूछा, फिर इसे घर क्यों लाए, जैसे भेड़िए को घर में बुला रहे हो? रायल ने कहा, क्योंकि ये साधारण नहीं है, इसी वजह से ये दिलचस्प है। चिंता मत करो, ये परेशानी नहीं करेगी। अगले दिन रायल ने कहा, कल मैं तुम्हें शिकार पर ले जाऊंगा। जारा खुश होकर बोली, धन्यवाद मालिक, मेरे हाथ कब से बेचैन थे। जंगल में रायल ने एक जानवर पकड़ा। तभी सिल्वा ने कहा, देखो रायल, मैंने पकड़ लिया। रायल ने कहा, पेड़ पर चढ़ो। तभी जानवर को देखकर बोला, हिलो मत, एक कदम भी आगे बढ़े तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर रायल ने अपनी पशु नियंत्रण क्षमता का इस्तेमाल किया। जानवर शांत हो गया। सिल्वा ने हैरानी से पूछा, रायल, तुमने ये कैसे किया? रायल ने कहा, बस मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं तो मैंने कोशिश कर ली। अब ये मेरा साथी है, मेरा परिवार है, आगे से इसकी बात मेरी बात होगी। सिल्वा हैरान थी, क्या ये इंसानों की भाषा समझता है? रायल ने कहा, भालू समझदार जानवर होते हैं, अगर ये घर की रखवाली करेगा तो कोई साधारण इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रायल कहा, चलो घर चलते हैं। अगले दिन मैं तुम्हें शहर के ड्रंकन इमोर्टल सराय ले जाऊंगा, वहां रायकर से मिला जाएगा। रायकर ने खाना खाते हुए कहा, यह सच में मेरी पसंदीदा डिश है, कमाल का स्वाद है। रायल, तुम्हारा जंगली तीतर हर पैसे के लायक था। रायल ने कहा, मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूँ, बस सारे सामान अभी नहीं है। रायकर ने कहा, मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं ले आऊंगा। अगर तुमने सच में मुझे प्रभावित कर दिया तो पैसे की चिंता मत करना, हम दोस्त हैं। दोस्त के घर खाना खाने जाना सामान्य बात है। मैं शुआंगशुई गांव के सबसे अंदर वाले घर में रहता हूँ, जब चाहो आ जाना। रायकर बोला, सच में? आज मेरे काम है, वरना अभी तुम्हारे साथ घर चला जाता। अगली बार जरूर आऊंगा। बाद में जारा ने कहा, रायल,
वो रायकर कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके चेहरे में बिंझो के राजकुमार जैसी समता है। रायल ने कहा, तुम हैरान नहीं हो? मुझे पहले से थोड़ा अंदाजा था, लेकिन ये बात अपने तक रखना, किसी को मत बताना, जारा ने कहा। समझ गई। रायल ने मन में सोचा, वॉल्डेस, जिस चीज को तुम पूरी जिंदगी ढूंढ रहे हो वो अभी मेरे हाथ में है। असली खेल अब शुरू हुआ है। तभी एक अधिकारी गांव में चिल्ला रहा था, तुम गंदे किसान बिंझो के राजकुमार को दिए जाने वाले अनाज टैक्स में धोखा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये 2 माप भी नहीं है, मुश्किल से 1.5 माप है। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? किसान डरते हुए बोला, अधिकारी साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी तराजू में पूरा 2 माप था, कृपया दया करें, एक महिला बोली। अधिकारी साहब, इसका कोई बुरा इरादा नहीं था, इसे थोड़ा समय दे दीजिए, किसी इंसान के साथ इतना कठोर व्यवहार मत कीजिए। तुम कौन होते हो बीच में दखल देने वाले? हटो यहां से, ये सरकारी काम है, रायल ने कहा। मेरा नाम रायल है, ये मेरा अनाज टैक्स है, और ये शुआंगशुई गांव के मेरे पड़ोसी हैं। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारे घर में 3 लोग हैं, इसलिए 3 माप अनाज टैक्स देना होगा। जब सब तैयार है तो तौल लो, एक भी लियाम कम नहीं होना चाहिए। तभी एक आवाज आई, रुको, मैं देर से आया हूँ, रास्ते में बर्फ की वजह से रुकावट आ गई। अधिकारी ने पूछा, और तुम कौन हो? अगर शुआंगशुई गांव से नहीं हो तो बीच में मत बोलो। एक शब्द और बोला तो ये कोड़ा नहीं देखेगा कि तुम कौन हो। उस आदमी ने कहा, मैं गांव का नहीं हूं, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि खराब तराजू इन लोगों का नहीं बल्कि तुम्हारा है। शुआंगशुई गांव का मुखिया कौन है? तभी एल्डर सन आगे आए और बोले, मैं हूं। उस आदमी ने पूछा, एल्डर सन, गांव के पास 100 जिन वाला बाट है ना, उसे बाहर लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। अधिकारी गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बिंझो के राजकुमार के लिए वार्षिक टैक्स है, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या तुम नतीजे भुगत सकते हो? सैनिकों, इसे पकड़ लो। तभी उस आदमी ने अपनी पहचान दिखाई। ध्यान से देखो, मैं बिंझो पेट्रोल कार्यालय का निरीक्षक हूँ। तुम्हें लोगों से इस तरह टैक्स लेने की हिम्मत किसने दी? लोगों का अनाज चुराकर अपनी जेब भर रहे हो? क्या तुम्हें लगा कोई देख नहीं रहा? अधिकारी डर गया और बोला, निरीक्षक साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस आदेश मान रहे थे। काउंटी मजिस्ट्रेट वॉल्डेस ने ऐसा करने को कहा था। उसने कहा, इस साल फसल अच्छी है, इसलिए 10% ज्यादा वसूलो। निरीक्षक गुस्से में बोला, बहुत बड़ी हिम्मत है उसकी। वापस जाओ और वॉल्डेस से कहना कि मैं शुआंगशुई गांव में उसका इंतजार कर रहा हूं। उसे खुद आकर जवाब देना होगा। अगर नहीं आया तो वो अपनी सरकारी टोपी भूल जाए। अधिकारी बोला, जी साहब, हम तुरंत संदेश पहुंचाएंगे। अब निकलो यहां से। गांव वालों, आज से अनाज वसूली बंद रहेगी। मैं पूरी जांच करूंगा और फैसला होने के बाद बताऊंगा। मैं भ्रष्ट अधिकारियों को इस गांव में लोगों को परेशान नहीं करने दूंगा। सब लोग अपना अनाज वापस घर ले जाओ। गांव वाले खुश होकर बोले, धन्यवाद मान साहब, भगवान आपका भला करे। तभी उस आदमी ने रायल से कहा, तो रायल, मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम पर मेरा एहसान है ना? रायल मुस्कुराया और बोला, बचाया नहीं, तुमने बस इस मौके का इस्तेमाल अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए किया है। हम दोनों जानते हैं, बिंजो का राजकुमार अभी सत्ता में आया है, उसके तरीके साफ नहीं है। उसे पैसे चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा उसे अच्छी छवि चाहिए, क्योंकि अच्छी छवि भी एक तरह की ताकत होती है। आदमी हंसकर बोला, लगता है तुमने मेरी चाल पकड़ ली। तुम सच में बहुत तेज हो। सच कहूं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करना थका देने वाला होगा, हर समय दिमाग लगाना पड़ेगा। रायल ने पूछा, तुम सच में ऐसे ही रहते हो, इतनी क्षमता होने के बाद भी? आदमी बोला, मैंने कभी पढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ, कई साल बर्बाद हो गए। अभी हाल ही में शिकार शुरू किया है, इसलिए हालत थोड़ी बेहतर हुई है। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें अपना खास ब्रेस्ड पोर्क खिलाता हूँ। आदमी बोला, खास ब्रेस्ड पोर्क? नाम सुनकर ही लग रहा है कि शानदार होगा। आज मेरा दिन अच्छा है। दोनों अंदर गए। खाना खाते हुए बोला, ये तो मुंह में जाते ही पिघल रहा है। स्वाद गहरा है लेकिन भारी नहीं, जरा भी जंगलीपन का स्वाद नहीं। कमाल है, बिल्कुल कमाल, रायल ने कहा। अच्छा लगा तुम्हें पसंद आया। रायल ने फिर पूछा, रायकर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पता नहीं ये तुम्हारे अधिकार में आता है या नहीं। रायकर ने कहा, पूछो, जब तक बात देशद्रोह की नहीं है, बाकी सब पर बात हो सकती है। रायल ने पूछा, शुआंगशुई गांव के पीछे जो जमीन और जंगल है, क्या वो बिंझो के राजकुमार की संपत्ति है? रायकर ने कहा, ज्यादा संभावना तो यही है, लेकिन पक्के तौर पर जानने के लिए मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें शिकार की जगह चाहिए? रायल ने कहा, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। रायकर हैरान हुआ और बोला, तुम्हें पता भी है ब्लैकबेड पहाड़ कितना बड़ा है? ये पूरा बिंझो का सुरक्षा कवच है। रायल ने कहा, थोड़ा अंदाजा है। रायकर बोला, उसकी कीमत लाखों चांदी के सिक्कों में होगी, और फिर भी शाही परिवार शायद बेचने को तैयार ना हो। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये सम्मान और किस्मत से जुड़ी बात है। रायल ने कहा, मैं पूरा पहाड़ नहीं चाहता, बस शुआंगशुई गांव की उत्तर वाली जमीन चाहिए। मैं वहां अपना घर बना चाहता हूँ। अभी घर बहुत छोटा है और अपनी जमीन ना होना मुझे अच्छा नहीं लगता। रायकर ने कहा, यह बात सही है, ये मांग गलत नहीं है। मैं वापस जाकर पता करूंगा कि क्या उस हिस्से को अलग किया जा सकता है। तभी वॉल्डेस आया और बोला, पेट्रोल कमिश्नर साहब,
आपका अधीनस्थ वॉल्डिस आपको प्रणाम करता है। देर से आने की गलती के लिए मैं सजा स्वीकार करता हूँ, कमिश्नर ने कहा। उठो, घुटनों पर मत बैठो, जमीन ठंडी है। वॉल्डिस ने कहा, माफ कीजिए मालिक, मैं बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप खुद यहाँ आए और मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। मेरी गलती की कोई माफी नहीं। कमिश्नर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी हिम्मत सच में कमाल की है। लोगों को दबाना, अनाज टैक्स में चोरी करना, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? वॉल्डिस ने कहा, मालिक मैं तो सिर्फ एक काउंटी मजिस्ट्रेट हूँ। इतना बड़ा काम करने की मेरी औकात नहीं। यह आदेश बिंझो शाही परिवार की तरफ से आया था। मैंने बस आदेश का पालन किया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कमिश्नर ने पूछा, शाही परिवार का आदेश था? तो फिर लिखित आदेश दिखाओ, मुझे कुछ सबूत चाहिए। वॉल्डिस ने कहा, मालिक कोई लिखित आदेश नहीं है। ऐसी चीज कभी कागज पर नहीं छोड़ी जाती। लिख दिया जाए तो शाही परिवार के लिए परेशानी बन जाएगी। कमिश्नर ने पूछा, फिर आदेश किसने दिया? खुद राजकुमार ने या किसी रानी ने? वॉल्डिस बोला, मालिक मैं सजा के लिए तैयार हूं। जिसने भी आदेश दिया हो, काम मैंने किया है। जो फैसला होगा स्वीकार है। कमिश्नर ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुमने 80 जिन वाले बाट से अनाज लिया है, अब उतनी ही मात्रा तुम्हें खुद शाही खजाने में देनी होगी। जो ज्यादा लिया गया है वो जनता को वापस मिलेगा। कर सकते हो? वॉल्डिस ने कहा, जी मालिक, मैं तुरंत सब ठीक कर दूंगा। जनता भी संतुष्ट होगी और शाही परिवार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। कमिश्नर ने कहा, अच्छा, तुमने कई साल ईमानदारी से सेवा की है। अब सिर्फ काउंटी मजिस्ट्रेट बने रहना तुम्हारे लायक नहीं। प्रांत को एक डिप्टी गवर्नर चाहिए। अगर ये काम ठीक किया तो तुम्हारी तरक्की होगी। वॉल्डिस ने कहा, मालिक होंगटू काउंटी को अभी बहुत सुधार की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि मैं यहाँ के लोगों को कम से कम भरपेट खाना दिला सकता हूँ। यही मेरी इच्छा है। कृपया मुझे यही करने दें। कमिश्नर ने कहा, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, सोच लो। वॉल्डिस ने कहा, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा फैसला तय है। मुझे अनुमति दें कि मैं आपके लिए अच्छी शराब लेकर आऊं। इसे माफी के रूप में स्वीकार करें। बाद में रायकर ने पूछा, तुम्हारी नजर में वॉल्डिस कैसा आदमी है? रायल ने कहा, चालाक बूढ़ी लोमड़ी, बहुत तेज दिमाग वाला। रायकर ने पूछा, और मैं तुम्हारी नजर में कैसा हूं? रायल ने कहा, एक शिकारी, बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर चीज पर नजर रखने वाला। रायकर हंस पड़ा और बोला, शिकारी? ये नाम अच्छा है। मुझे पता था मैंने तुम्हें सही पहचाना। रायल, तुम सच में दिलचस्प इंसान हो। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे समझते हैं। तुम उनमें से एक हो। तभी एक साथी ने कहा, मालिक क्या वो सामने झाउसिया गांव के शिकारी नहीं है? वो लोग घेरा बना रहे हैं। रायकर ने देखा और कहा, सही पहचाना, ये त्रिकोण वाला घेरा है। ये लोग तैयारी करके आए हैं। साथी ने पूछा, मालिक क्या हमें निकल जाना चाहिए? उनकी संख्या ज्यादा है और पहाड़ में सीधी लड़ाई हमारे लिए नुकसानदायक होगी। रायल ने कहा, अब देर हो चुकी है, चारों तरफ देखो। शिकारी बोले, अरे तुम जाउजिया गांव से हो ना? हम पहले भी पहाड़ पर मिले हैं। बैठकर बात कर लेते हैं। तीर और हथियारों की जरूरत नहीं है। सामने वाले ने गुस्से में कहा, चुप रहो रायल, अब माफी मांगने का समय निकल चुका है। आज जाउजिया गांव तुम्हें बताएगा कि हमारे खिलाफ जाने की कीमत क्या होती है। रायल ने कहा, तो आज जान की लड़ाई है? ठीक है, पहाड़ों में ही पता चलता है कि असली शिकारी कौन है। आगे बढ़ो। कुछ लोगों ने हमला शुरू किया। रायल ने कहा, तुम सच में मारने आए हो? ये इंसानों की जिंदगी है। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अभी चले जाओ तो मौका है। रुके तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हें जीना भी मुश्किल होगा और मरना भी। उन्होंने तीर चलाने का आदेश दिया। तभी रायल को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, रुको, ये सारे जाउजिया गांव के लोग नहीं हैं। ये तीर जाउजिया के जैसे हैं, लेकिन इन पर कुछ लगाया गया है। ज्यादा दूरी तक जाते हैं और ज्यादा खतरनाक है। कोई भीड़ में छिपकर जाउजिया गांव को इस्तेमाल कर रहा है। रायल ने कहा, बाहर आओ और मेरे सामने लड़ो। फिर उसने अपने साथी से कहा, तुम नीचे वाली घाटी से निकल जाओ, पीछे मत देखना। अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा, मालिक मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। भले मैं कमजोर हूं, लेकिन भाग गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी रायल ने कहा, ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तभी भेड़ियों का झुंड आ गया। खून की गंध से वो आए थे। उनमें सबसे आगे भेड़ियों का राजा था। दुश्मनों ने कहा, रायल पहले अपने मतभेद भूलकर इस भेड़िए के राजा को मार लेते हैं, शिकार बांट लेंगे। रायल ने कहा, मना है। एक आदमी हंसकर बोला, अब तुम भेड़िए के पेट में जाओगे। घमंडी लोगों का यही अंत होता है। सब हैरान थे क्योंकि भेड़िए का राजा रायल की बात मान रहा था। एक शिकारी बोला, तुम इंसानों की तरह जानवरों को कैसे काबू कर लेते हो? रायल ने कहा, हम अच्छे रिश्ते में नहीं हैं, लेकिन ये मेरी बात समझता है। जाउजिया गांव के लोग डर गए और बोले, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो, हम कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। रायल बोला, घास काटते समय जड़ छोड़ दी जाए तो फिर उगाती है। एक आदमी बोला, मुझे ब्लैक ब्लेड पहाड़ के खजाने का रहस्य पता है। क्या ये मेरी जिंदगी बचा सकता है? रायल ने कहा, बताओ, देखते हैं तुम्हारा रहस्य कितना कीमती है।